क्या आपके पास भी सर्दियों का ये ओल्ड स्कार्फ मौजूद है या स्टॉलर, तो इसको फेंकने की हरगिज़ गलती मत कीजिएगा। ये बड़े काम आने वाला है। और चलते हैं हैक्स के फैंटेसी वर्ल्ड में और करते हैं कुछ नया। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके फ़ायदे के साथ साथ आपके हज़ारों पैसे भी बचा सकूं और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मैंने ये चॉपर बाज़ार से लिया था और ये दराज पे भी मौजूद है। फ्लैरी चॉपर का ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रही हूँ। अगर कोई मेरा बहन भाई ये वीडियो देख रहा है तो चॉपर ख़रीदने से पहले इसको ज़रूर देखिएगा। ओवरऑल बॉक्स के साथ जो इसकी इंडिकेशन दी हुई है, अगर आप वो देखें तो इसमें मीट, वेजिटेबल, इसके अलावा बेबी फूड को आप बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर चॉप कर सकते हैं। और अंदर का जो मटेरियल है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसकी जो लिड है कितने अच्छे और फाइन प्लास्टिक की बनी हुई है कि आप दबा के इसको मोल्ड भी कर सकते हैं तो ये टूटेगी नहीं। चॉपिंग अगर बाउल को लें तो वो भी देखें कितने अच्छे स्टील मटेरियल का बना हुआ है और टूटने का बिल्कुल डर भी नहीं है। और जो हैंडल पंप है वो भी बड़ा अच्छा बना हुआ है और आप प्लास्टिक का है, लेकिन इसके अंदर की जो नट वगैरह हैं वो सब स्टील के हैं। ब्लेड काफ़ी शार्प हैं और ऊपर कवर भी हुए हैं, इसलिए इसके ब्लेड सेपरेट हैं। आप इसको लगाते हुए काफ़ी एहतियात कीजिएगा। इसके साथ छोटे छोटे स्क्रू वगैरह भी दिए हुए हैं ताकि आप अपने ब्लेड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से इसके साथ फिक्स कर सकें। और फिक्स करते हुए आप इसके कवर उतारने की हरगिज़ गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ब्लेड काफ़ी शार्प हैं और आपके हाथ पर लगने का डर हो सकता है। ब्लेड लगाते हुए इसकी शेप को मद्देनज़र रखते हुए लंबाई का जो हिस्सा है वो आगे की तरफ रखें और पीछे वाला हिस्सा पीछे रखते हुए इसके सुराख के अंदर इसको फ़िक्स कर लें। और फिक्स करने के बाद इसका जो स्क्रू है वो फिर आप टाइट करें। ब्लेड जो है वो मैंने सारे फ़िक्स कर दिए हैं और इसके कवर मैं उतार कर अब इसको चॉपिंग की तरफ हम लेकर जाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से चॉप करेंगे। सबसे पहले प्याज के मैंने 4 से 8 पार्ट किए हैं और उसके बाद इसको डालने के बाद लहसुन और अदरक भी शामिल किया है ताकि इसको अच्छे तरीके से हम चॉप कर सकें। हैंडल को मैंने मजबूती के साथ बंद कर दिया है और लिड ऊपर से क्लोज़ कर दी है। पंप मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, लेकिन एक हैंड से इसको पंप करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अब दोनों हैंड का मैं इस्तेमाल करते हुए इसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाकर इसको जब पंप करूँगी तो तब जाके ये चॉप होगा। तो ये इस चॉप तो अच्छा हो चुका है, लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। इवन कि मेरे हाथ और बाजू भी दुखना शुरू हो गए हैं। तो इस लिहाज से मुझे ये चॉपर कुछ बेहतर नहीं लगा। इसकी बनिस्बत जो रोब वाला चॉपर है, जो हैंड चॉपर, इससे पहले मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था, वो काफ़ी बेस्ट था। इस चॉपर से ऑनियन कटिंग काफ़ी मुश्किल हुई है, तो मीट कैसे चॉप होगा ज़रा सोचिए। मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक और मैंने ग्लास का शो पीस मंगवाया था। ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसको एस्ट्रे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या अपनी स्वीट्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं या टेबल के ऊपर एज ए डेकोरेशन जार के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगा था। इसका जो शीशा है वो टेलीसोगा का काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन और अच्छा था और देखने वाले में आम नज़र से यही कहेंगे कि ये वाकई एक क्रिस्टल का ग्लास है, लेकिन इसकी जो प्राइस है काफ़ी रिजनेबल थी और मुझे ये काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत लगा। देखें टेबल पे रखे हुए भी कितना अच्छा और ख़ूबसूरत ब्यूटी दे रहा है। होता कुछ यूँ है कि हम महंगे महंगे ड्रेसेस सीक्वेंस के सिलवा तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि गर्मी में पसीना और हमारी स्किन और ज़्यादा नाजुक होने की वजह से सीक्वेंस वाले जो ड्रेस हैं हमें चुभना शुरू हो जाते हैं और हम अपने ड्रेसेस जो है वो अलमारियों की जीनत ही बना देते हैं और इसको दोबारा पहनने की गलती नहीं करते। लेकिन आज इसका बेहतरीन हाल ये है कि इस कमीज़ को मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद जितने भी सीक्वेंस वाली जो आपको पैटर्न्स नज़र आ रही हैं वो मैंने सीज़र से रिमूव कर दी हैं। रिमूव करने के बाद जो स्टिचिंग के अंदर सीक्वेंस आ चुके हैं उनमें हल्के से कट आ जाते हैं और वो ज़्यादा चुभन का एहसास देते हैं। तो आप इसको बिल्कुल प्लेन इस तरीके से कर लें। जो सीक्वेंस स्टिच
के अंदर आ चुके हैं, उन पे हल्के से कट लग जाते हैं जो आपके बाजू ज़ख्मी करते हैं। ऊपर वाली तह को इसके ऊपर रखते हुए आप छोटे छोटे से स्टिच लगा लें तो ये सीक्वेंस आपको नहीं चुभेंगे। सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और उसके साथ साथ जो छोटे स्कार्फ और स्टॉलर हैं वो भी हमारे बेकार हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। ये टेबल मैंने इससे पहले मेकओवर किया था, इसका पूरा मेकओवर मेरे चैनल पर मौजूद है। आज हम इसी को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और किस तरीके से करेंगे। टेबल के ऊपर मैंने इस स्कार्फ को मुकम्मल बिछा दिया है और बिछाने के बाद बैक साइड से एक कॉर्नर को फोल्ड करते हुए मैंने इसको हाथ से ही स्टिच कर लिया है। बिगनर्स हाथ से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको हाथ के साथ ही छोटे छोटे स्टिच लगाकर बिल्कुल फिक्स तरीके से इसको स्टिच कर रही हूँ। इस टॉलर की दोनों साइड पर पॉकेट बनी हुई हैं, लेकिन टेबल पर बिछाने के बाद पॉकेट बैक साइड पर चली गई हैं, इसीलिए दोनों पॉकेट मैं उतार लूँगी और एक साइड पर रख दूंगी। अब एक और कपड़ा लिया है जो सोफ़ा कवर से मेरे पास बच गया था। ये काफ़ी मोटा और अच्छे किस्म का स्टफ़ था, तो मैंने इसी को ही यूज़ करने का सोचा। इसकी जो पहली वाली लेंथ है वो 22 इंच है और इसके बाद की जो लेंथ है वो 11 इंच है। इसके आगे आप जो पीस लेंगे वो 11 इंच का लेंगे। सेम इसी तरीके से मैंने एक और पीस जो है वो उतार लिया है और दोनों को मैंने चिप्स बुकरम के साथ पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि नीचे चिप्स बुकरम लग चुकी है और ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मूवी काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैंने इसको पहले से ही तैयार करके रख लिया हुआ है। एक और मैंने पीस लिया है, उसकी पैमाइश भी 22 इंचज़ है और इसकी जो ऊपर वाली लेंथ है वो मैंने 11 इंचज़ ली है और इसको भी मैंने चिप्स बुकरम के साथ पेस्ट कर लिया है। इस तरह ये 3 बड़े पीस हमारे पास मौजूद हो जाएंगे। 4 पीसेस को एज ए पॉकेट के तौर पर हम यूज़ करेंगे। इन पॉकेट्स की लेंथ और विड्थ 10x9 है। इस तरीके से ये 4 पॉकेट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम इन पर डबल पॉकेट्स किस तरीके से लगाएंगे, तो जो हमने पहले पॉकेट उतारी थी 2 पर हम वो पेस्ट करेंगे और 2 पर हम छोटी वाली पॉकेट को हम अटैच करेंगे और ऊपर और नीचे दोनों वाले पॉकेट के एक एक हिस्से को हम फोल्ड करेंगे। इस हिस्से को भी हम नीचे से फोल्ड करेंगे और ऊपर वाले हिस्से को भी इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हमारी चारों पॉकेट्स तैयार हो जाएंगी। 3 जो हमने बड़े वाले पीस काटे थे, तो एक जो सिंगल हमने पीस काटा था उसको हम ऊपर से नीचे इस तरीके से उल्टा रखने पर एक सिलाई लगा देंगे। साइड पर दोबारा से टर्न करके छोटे वाले हिस्से को छोटे वाले हिस्से के साथ इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एक पीस है वो अटैच हो जाएगा, दूसरा भी हम इसके साथ इस तरीके से अटैच कर लेंगे, तो हमारी एक बास्केट जो है वो तैयार हो जाएगी। और बास्केट को इस तरीके से हम बास्केट के नीचे वाले हिस्से पे इस तरीके से हम फोल्ड लगाएंगे और पॉकेट्स जो हैं वो हम इसकी साइडों पर रहने देंगे और ऊपर के हिस्से पर हम हैंडल इस तरीके से होल्डिंग के लिए लगा देंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं। अब हम बास्केट का जो खुले वाला हिस्सा है उसको भी स्टिच कर लेते हैं। तो हम स्टिच करने के लिए पहले इसको इस तरीके से मशीन में रखेंगे और एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ मिलाते हुए इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ऊपर वाले हिस्से पर हमने हैंडल लगा दिया है। हैंडल की साइडों पर जितनी भी सिलाइयाँ आ रही हैं उसको हम डबल संजाफ के तौर पर एक और सिलाई लगाएंगे। एक पाँव के वक्फे से हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। मोटे वाले हिस्से को आप छोड़कर जब सिलाई लगाएंगे तो ये आपकी स्टिचिंग बड़ी आराम से हो जाएगी, आपकी सुई टूटने का डर भी नहीं होगा। तो इस सिलाई को सेंटर में लाकर इस तरीके से मैं पूरी इसको सिलाई लगा दूंगी। मेरा जो कवर है वो रेडी हो चुका है। नीचे वाला जो कवर है उसकी पॉकेट्स हमने कुछ इस तरीके से लगाई हैं कि बड़ी वाली पॉकेट नीचे आ गई है और ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा पॉकेट उतारी थी वो अटैच कर दी है। नीचे वाले हिस्से के साथ हमने एक और पॉकेट अटैच की है। अब इसकी हम अपोजिट दूसरी साइड पर आते हैं तो उसकी भी लुक कुछ इस तरीके से आई है कि आप देख सकते हैं कि सिलाई मशीन का दूसरी साइड पे भी पॉकेट इसी तरीके से ही है। इन पॉकेट्स में आप सिलाई की बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा जो सिलाई मशीन का पाँव है उसको भी सेव कर आप इस पॉकेट में रख सकते हैं। एक्स्ट्रे का जो बॉक्स है उसका एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। इसके मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं। 2 पार्ट करने के बाद इसके जो ऊपर वाले एजेस हैं उनको मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद इसकी जो ऊंचाई है वो सिर्फ 1 इंच है और चौड़ाई जितनी मौजूद थी उतनी ही है। इसके अलावा इसके मज़ीद और 2 पार्ट कर लिए हैं और 2 पार्ट इस तरीके से हम इसके अंदर रखेंगे कि इसके ओपन वाले हिस्से को हम इसके साथ रखेंगे और दूसरे
दूसरे हिस्से को भी इसके साथ अटैच करके इस तरह हम 2 सेक्शन बनाकर इसको रख देंगे। इस तरीके से हमारे देखें कितने अच्छे और 2 सेक्शन बन चुके हैं। इसको उल्टा करने पर इसको जो कार्ड निकले हैं उसको हम एक साइड पर कर लेते हैं और इनको भी हम वेस्ट नहीं करते और नीचे वाले हिस्से पर हम मास्किंग टेप लगाकर इसको अच्छे और मज़बूत तरीके से अटैच कर लेंगे। मुझे तो 2 पार्ट की ज़रूरत थी, लेकिन आप अगर इसके 4 पार्ट बनाना चाहती हैं तो जो कार्डबोर्ड इसके अंदर से निकला है हम उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। उसको इस तरीके से रखते हुए हम मास्किंग टेप लगा देंगे और इस तरीके से इसके 4 पार्ट आसानी से बन जाएंगे और आप इसके 4 पार्ट बना सकती हैं। चले आए हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सिलाई मशीन में अक्सर काम करते हुए हमें काफ़ी उलझन का सामना होता है और हर चीज़ हमारे हैंड के साथ और बिल्कुल सामने मिले तो हम इस बॉक्स को मशीन के अंदर रख कर अपनी तमाम छोटी छोटी सी चीज़ें इसके अंदर रखते हैं। इसी तरीके से ही ये वाले बॉक्स बनाकर हम दराज में भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब सिलाई मशीन का जो हमने हैंडल और कवर तैयार किया है उसको हम किस तरीके से इसके ऊपर पहनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी पॉकेट्स जो हैं हमें मज़ीद और ज़्यादा चीज़ों को सेव करने के भी काम आ सकती हैं और इसकी जो सिलाई आप देख रहे हैं वो इसको खड़ा होने में बिल्कुल बॉक्स की शेप दे रही है और ये बॉक्स कितना अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है। इससे आपकी सिलाई मशीन भी ऑर्गेनाइज़ हो गई। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।